इस्तेमाल किया, लोगों ने ये फैसला दिया कि वो आपके मुसल्लत करदा फैसलों से नफरत करते हैं, लोगों को घिन आती है इन फैसलों से। आप कितना अर्सा ऐसे हुकूमत चला सकेंगे? 6 से 8 महीने की बात है, सोशल मीडिया को उठा के देख लें, थीव्स मैंडेट की बात करते हैं, स्टोलन मैंडेट की बात करते हैं, पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज, अल जजीरा हो गया, बीबीसी हो गया, CNN हो गया, CNBC हो गया, इंटरनेशनल मीडिया, ब्लूमबर्ग हो गया, मतलब वो आपकी एक एक चीज को, आपने जो स्टोलन मैंडेट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सामने आया है और जिस तरह से ये फिर PDM पार्ट 2 की हुकूमत सामने आ रही है, तो आप क्या समझते हैं? आप अपने अपने मेन स्ट्रीम मीडिया को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है, आप उसकी कैसे जुबान बंदी करेंगे? इन्हें बुला के एक जगह बिठाया गया, मैसेज दिया गया कि जी आप लोग ठीक है, अगर नहीं मिलकर हुकूमत बनाएंगे तो फिर खान को आजाद हो जाता है, फिर वो आपके सर पर मुसल्लत है, आप जाने या वो जाने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.pk। आसमा चौधरी हमारे साथ मौजूद है। आसमा, मीडिया पर नई पाबंदियां, चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी ऑफ एयर हो गए और इमरान रियाज खान वाला वाकया आपके सामने है, क्या कहेंगी इस पे? देखिए, जैसे कि आज ये नई हुकूमत पंजाब के अंदर आज हम देख रहे हैं जिस तरह से ओट्स टेकिंग थी, तमाम अरकान की हलफ बर्दारी थी, तो ये चीज रोज़े रोशन की तरह आया थी कि नून लीग को अगर पंजाब के अंदर हुकूमत मिलेगी तो आप सबसे पहले इंतकामी कार्रवाइयां देखेंगे, चाहे सहाफी हो या बाजी के सियासतदान हो या कोई और भी तबका फिक्र हो। तो ये सबसे पहले इसका निशाना बिल्कुल बनना था इमरान रियाज खान साहब को। और जिस तरह वो बोल रहे थे और बड़े धड़ल्ले से वो बात करते हैं, बड़े दबंग सहाफी हैं, और जितनी भी वो बात करते हैं, एक सच्चाई के साथ बात करते हैं, एक लॉजिक के साथ बात करते हैं। आप उनके नजरियात से बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते हो, लेकिन अगर वो बात कर रहे होते हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक होती है और सच्चाई का आंसर भी होता है। रिसेंटली उन्होंने जो दो चार वीलॉग्स किए, उसमें वो मरीम नवाज साहिबा को याद करा रहे थे कि करप्शन क्या होती है, उनका कुछ जो तालीमी काबिलियत थी वो भी उनको वो याद करा रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि सियासतदानों के हवाले से या सहाफियों के हवाले से हुकूमतें तो बड़ी नर्म गोशा रखती हैं अपनी, और रियासत जो है हमेशा हम जब रियासत की बात करते हैं तो वो तो अपने शहरियों के साथ बड़ा नर्म गोशा रखती है, इख्तलाफी राय को बर्दाश्त किया जाता है। देखिए, हम अगर सहाफी, हमारा काम सवाल उठाना है, मुआशरे के अंदर अगर कुछ जो गलत हो रहा है या सही हो रहा है, हमने उसको भरपूर तरीके से मीडिया के ऊपर पेश करा है, ना कि अगर ऐसी आपको पिक्चर दिखाई जाए और उसके बाद निशाना ही आपके सहाफी बन जाए, चाहे चौधरी गुलाम हुसैन साहब हो। बहुत सारे लोग उनको नापसंद करते थे, और जो नई हुकूमत आते ही अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सहाफियों को खुदे लाइन लगाया जा रहा है या बताया जा रहा है कि जी इन्होंने आसमा रेड आसमा लाइन क्रॉस। इसी हवाले से मेरा सवाल है कि मीडिया के अंदर डेफिनेटली आप भी मौजूद है, मेन स्ट्रीम मीडिया में वो घुटन आपको महसूस हो रही है क्योंकि फॉर्म 45 पर बात नहीं करने दी जा रही, और यही वजह बनी है चौधरी गुलाम हुसैन को ऑफ एयर करने की भी। आपको ऐसे अहकामात मिले? नहीं, अभी तक तो नहीं मिले, लेकिन देखिए हम तो पूरी कोशिश होती है, रोजाना ये सवालात उठाते हैं। उस दिन भी मैंने प्रोग्राम में ये सवाल उठाया, जो कमिश्नर साहब आ गए थे रावलपिंडी के, पिछले वीक की बात है, अगर आपको याद होगा, संडे की बात है। तो उस पे कायरा साहब इतना गुस्से में आ गए और वो ये बार बार ये कह रहे थे कि इज नोबडी, वो तो कौन है जिसको आप इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपकी मीडिया में भूचाल आ गया, आप लोग इस पे डिबेट क्यों करते हैं? तो बार बार मैंने उनको लॉजिक के साथ ये बात समझाने की कोशिश की। देखिए, अगर कोई भी अनयूजुअल चीज होती है सोसाइटी के अंदर, तो हम एज अ सहाफी, हम लोगों का काम है कि हम उसको सामने लेके आए। अगर एक शख्स जो एक बड़े रोल पे है, एक बड़ा उसका मनसब है, और वो उठ के वो कह रहे हैं कि जी धांधली हुई है, मेरे सामने प्रिजाइडिंग अफसरान जो है वो रो रहे थे और जिस तरह से रिजल्ट्स को मैनेज किया गया, फिर आप उनको उठा के लेके 4 दिन बाद वो नमूदार हुए, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो ऐसा बयान जो भी दिया किसी के कहने पे किया, एक सियासी जमात के कहने पे किया। तो अब जो नून लीग और पीपल्स पार्टी उनके उस बयान की बहुत ज्यादा खिलाफ थे, और उस वक्त कह रहे थे उनकी जहनी हालत ठीक नहीं, और बाद में वो बिल्कुल ही कल से बिल्कुल, बता रहे हैं कि उनकी जहनी हालत ठीक है, ये बयान उनका ठीक है। तो देखिए, हम कोई मीडिया वाले तो इतने बेवकूफ नहीं है, इतने कुछ जाहिल नहीं है कि ये जो मुआशरे के अंदर चीजें हो रही हैं, अगर कोई उठ के टीवी पे आके वो पहले बयान देता है, उसकी क्या हैसियत और काबिलियत होगी जो आप उसको अगवा करके ले जाएं या गायब कर दें और 4 दिन बाद उसको मंजर-ए-आम पर लाएं, तो उस मीडिया बयान की क्या मीडिया वाले तो हैसियत और वो आसमा बड़ी काबिलियत। दूर की मीडिया वाले तो बड़ी दूर की बात है, आम आवाम को भी ये समझ आ रहा है कि आपने उसको गायब कर दिया इंसान को, 5 दिन बाद आप नया बयान सामने ले आए हैं, तो अब लोगों को समझ आ गई है कहानी कि चीजें ऑपरेट कहाँ से हो रही हैं। लेकिन आसमा, इस तरीके से चोरी शुदा मैंडेट, इलेक्शन के दिनों में भी मेरी आपसे बातचीत होती रही, जिस तरीके से आप इलेक्शन ट्रांसमिशन भी कर रही थी, फिर आपने जी खुद भी जी। वापस आके वोट डाला है। आप मुझे बताएं, इस तरह से चोरी शुदा मैंडेट के साथ किस तरीके से हुकूमत सर्वाइव करेगी, ये निजाम कितना अरसा चलेगा? देखिए, ये काम इतनी जल्दी नहीं इतनी, मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने की बात है। आप जब भी ये अपने मनसब पे जाएंगे, लोग इनको याद कराएंगे कि आप चोरी ज़दा मैंडेट से आए हैं। अभी देखिए, हमने जो याद कराना तो दूर की बात, हम अगर याद भी कराते हैं तो ऑफेयर हो जाते हैं,
यहाँ पे तंगी आ जाती है, घुटन का माहौल हो जाता है। आप इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देख लें, थीव्स मैंडेट की बात करते हैं, स्टोलन मैंडेट की बात करते हैं, पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज, अल जजीरा हो गया, बीबीसी हो गया, सीएनएन हो गया, सीएनबीसी हो गया, इंटरनेशनल मीडिया, ब्लूमबर्ग हो गया, मतलब वो आपकी एक एक चीज को, आपने जो स्टोलन मैंडेट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सामने आया है, और जिस तरह से ये फिर पीडीएम पार्ट 2 की हुकूमत सामने आ रही है, तो आप क्या समझते हैं? आप अपने अपने मेन स्ट्रीम मीडिया को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है, आप उसकी कैसे जुबानबंदी करेंगे? आप उनको किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे? आप मुल्क में 6 दिन से ट्विटर बंद है, किसी के कान पे जू तक नहीं दिखती, हमारी वेब ट्रैफिक जो है, इतना नुकसान हो गया पाकिस्तान को, वजीर आजम तक वीपीएन लगा के ट्वीट कर रहे हैं आसमा, वजीर आजम तक बिल्कुल वीपीएन लगा के बिल्कुल, हम खुद वीपीएन लगा के ट्वीट कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल सबके सामने है। तो अगर इस तरह के आप लोगों ने वाकई ऐसा माहौल बना देना है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया को तो आप दबा लेंगे, जो आप माजी में दबाते रहे और अब भी दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अब इंटरनेशनल मीडिया को रोक नहीं सकते। देखिए सिंपल सी बात है, पहले ये इंटरनेशनल मीडिया तो जो शायद इतना नहीं बोला, मुहज्जम मुल्कों में, बाहर के मुल्कों में अवाम के मैंडेट को हमेशा बरतरी दी जाती है। वहां के लोग अगर कोई फैसला कर दें, चाहे वो सही है या गलत है, वहां उस मैंडेट का, उस फैसले का एहतराम किया जाता है, उसको वुकत दी जाती है। इसी बेस पे आप देखिए इंटरनेशनल मीडिया अब चीख रहा है, चला रहा है कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, निगरान हुकूमतों ने जिस तरह से इस इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश की, लोग चीखते चलाते रहेंगे, लोग घरों से निकले, वोट देने के लिए निकले। मैं आपको बताऊं दिलचस्प बात, मैं लाहौर थी अपनी इलेक्शन ट्रांसमिशन के लिए, आपसे भी मेरी बात हुई थी। उस दिन सुबह 8 बजे फोन बंद कर दिए गए। मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं टोटली हेल्पलेस थी। मेरे ड्राइवर ने 9 बजे आना था, वो नहीं पहुंच सका। मैंने 10 बजे ऑल द वे लाहौर से गाड़ी भगाई, क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी कि मैंने वोट देना है, और वोट मेरा क्योंकि इस्लामाबाद में था, और ऑल द वे मैं लाहौर से अकेले ड्राइव करके इस्लामाबाद पहुंची, और इस चीज को श्योर किया कि मेरा वोट जाया ना हो। ये एक अमानत है, ये मुकद्दस हमारा फरीजा, जो हमने ये हक अदा करना है। और आप यकीन करें, लोग साइलेंट वोटर्स थे। मैं जिस हम पोलिंग स्टेशन में लाइन में खड़े हुए हम लोग, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, खामोश थे, किसी के हाथ में बैनर नहीं था, किसी के हाथ में झंडा नहीं था, कोई स्लोगन नहीं था, लोग खामोशी से आ रहे थे और वोट डाल के चले गए। लोगों ने अपना देखिए हक अदा कर दिया। अब आप लोग कौन होते हैं कि पाकिस्तान के अवाम का अगर मैंडेट है, उन्होंने किसी भी सियासी जमात को दिया, XYZ, कोई बहुत बड़े आप कह रहे हैं खताकार हैं, आपकी नजर में गुनाहगार हैं, या करप्ट हैं, बदकिरदार हैं, या दहशतगर्द हैं आपकी नजर में, बिकॉज आपकी नजर में वैसे हैं, पाकिस्तान के अवाम की नजर में ऐसे नहीं है। लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, लोगों ने ये फैसला दिया कि वो आपके मुसल्लत करदा फैसलों से नफरत करते हैं, लोगों को घिन आती है इन फैसलों से, और ये तफुन ज़दा जो निजाम आप यहाँ तो आसमा यहाँ तो ये कहा जा रहा है वोटर को कि नशा करके, वोटर ने ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने कोई नशा करके और हेरोइन का नशा करके 8 फरवरी को निकल कर वोट दिया है, और यहाँ इस किस्म के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, और उनपे तासुर ये दिया जाता है, पोर्ट्रे ये किया जाता है कि इदारे ये सोच रहे हैं। तो आवाम की तौहीन, मैंडेट की तौहीन। तभी तो आज आप देखें कि मरियम नवाज पहुंची है पंजाब असेंबली में, तो मैंडेट चोर के नारे लग गए। तो मैंडेट चोर के नारों के साथ, इस सोच के साथ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ वज़ीर आला की कुर्सी पर कैसे बैठेंगी और कैसे इतने बड़े सूबे को लेकर चलेंगी। वो देखिए, बिल्कुल वो बिकॉज उनकी एक जाती ख्वाहिश थी, और ये ख्वाहिश बहुत अरसा पहले कर दी गई थी कि जो पीडीएम पार्ट 2 होगा तो उसमें मरियम नवाज को पंजाब दिया जाएगा। और जैसे कोई ख्वाहिश नहीं होती, घर में बच्चा कोई ख्वाहिश कर देता है, खिलौने के लिए जिद कर दिया जाता, उसमें वो कहते हैं कि अवाम जाए भाड़ में, लोगों का फैसला जाए भाड़ में, हमने ये कमिटमेंट इनके साथ की है, हमने इनको आपके ऊपर मुसल्लत करना है, चाहे आप पाकिस्तान के सूबे की पहली वजीर आला बन जाए, लोगों को इससे कोई फर्क नहीं। देखिए, लोग अभी भी एक ही सवाल करते हैं, हमारे वोट के साथ क्या हुआ? हमारा वोट अभी से आई खुश नहीं हुई, तो उसका जिस तरह से मजाक उड़ाया गया वो आप लोगों के सामने है। अभी अगर स्टोलन मैंडेट की बात करती हैं, आज भी चोर चोर के जो नारे लगे हैं, तो आप कितना अर्सा ऐसे हुकूमत चला सकेंगी? आप जब भी उस हाउस के अंदर आना पड़ेगा, उस ईवान के अंदर आपको आना पड़ेगा, और वहां ये आपको नारे आपका पीछा करते रहेंगे। आप जो मर्जी शोबदाबाजियां कर रहे हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब थे, उनको ये पीटीआई वाले शहबाज शरीफ कहते थे, शहबाज स्पीड वो खुद अपने आप को कहलवाते थे, तो अब वो भी रोजाना इफ्तिताह करें, नए नए मनसूबे लाए, जो मर्जी, लेकिन आपको ये अवाम ने हक नहीं दिया। आप अपने हल्के से जिस तरह से हार रही थी, फॉर्म 45 जिस तरह सामने आए, फॉर्म 47 को चेंज कर दिया गया, नताइज तो सबके सामने थे। ये तो रोजे रोशन की तरह अया थी कि कितना वोट पीएमएल को पड़ेगा और कितना उनके जो अगेंस्ट जमात है उनको पड़ेगा। तो बजट होगा, कभी कानून साजी होगी, लेजिस्लेशन होगी, बिल्स पेश होंगे, तो आप लोगों का कैसा सामना करेंगे? अभी तो अच्छा, थोड़ी गए भाई। बिल्कुल आसमा, जिस तरीके से रातों रात इनको बिठाया गया, इनके बेरंग से चेहरे, और लग रहा था किसी ने मजबूरी में इनको लाके ना गनपट्टी पिस्तौल रख के इनको बिठा दिया कि जी अब आपने हल्फ लेना है और हुकूमत आप बनाएंगे।
वजीर आजम शहबाज शरीफ, सदर जरदारी। तो आसमा उस तमाम तर सिचुएशन के बाद उस टाइम ये भी बड़ी शहम गोई हमने सुनी कि बिलावल को किसी खास मकाम पर बुलाकर उन्हें समझाया गया है कि आपने हुकूमत लेनी है। तो ये इस सारी सिचुएशन पे आप क्या कहेंगे, आपके पास क्या खबर है? और दूसरा है कि कल को ये फिर हुकूमत से उतरेंगे और फिर कहेंगे जी कि हम तो लेना ही नहीं चाहते थे। पहले भी इन्होंने यही किया, 15-16 माह मुल्क का बेड़ा गर्क करके, और बाद में इन्होंने कहा हम तो करना ही नहीं चाहते थे। और अब फिर ये बैठ गए कुर्सी पे, मजे ये सारे लूटेंगे, बिलावल साहब भी झूले लेंगे पूरी दुनिया के, लेकिन फिर कहेंगे जी नहीं हम तो चाहते ही नहीं थे। बिल्कुल देखिए, ऐसा हुआ है और ये खबरें बिल्कुल सही हैं कि इन्हें बुला के एक जगह बिठाया गया, मैसेज दिया गया कि जी आप लोग ठीक है, अगर नहीं मिलके हुकूमत बनाएंगे तो फिर खान तो आजाद हो जाता है, फिर वो आपके सर पर मुसल्लत है, आप जाने या वो जाने। इस तरह की खबरें ऐसी, इनमें काफी हद तक सदाकत है और बाकायदा इनको ये मैसेज दे दिया गया था कि बहरहाल हाँ। हाल हाल में आप लोगों ने इकट्ठे ही बैठना है। अभी भी प्रोग्राम्स में इनसे जब सवाल करते हैं 6 दिन पहले इलेक्शन से तो आप कुछ बात कर रहे थे, अब आप एक साथ है, तो कहते हैं कि इलेक्शन में जब आते थे लोगों को बेवकूफ बनाने जाते हैं। पाकिस्तान इलेक्शन की तो उनको आपने बाकी बेवकूफ समझ लिया क्योंकि उनको कितनी पॉलिटिकल सेंस नहीं है, लेकिन इस बार लोगों ने, मैं बार बार आपसे बात कर रही हूँ, लोगों ने हिसाब किताब जो अगले पिछले थे वो बराबर कर दी। यही तो हाँ। पीएमएलएन वाले कहते थे कि ये बॉट्स अकाउंट है, ये तो कौन इनको मॉनिटर करता है, कौन हाँ। इनको हाँ। मैनेज करता है। जितनी कैंपेन जबरदस्त सोशल मीडिया पे पीटीआई के लोगों ने चलाई आपके सामने है। अच्छा चलें जी, वोटर नशेई था या भांग या चर्स पी के आया था, लेकिन उसने फैसला सही मेरे ख्याल से किया। उसके सामने तो जूते का निशान था, उसके सामने तो बैंगन का निशान था, उसके सामने तो बिल्कुल। चिमटे का निशान था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सेंस को इस्तेमाल किया कि जूता, बैंगन और चिमटे को अगर हमने वोट देना है तो यही हमारे लोग हैं जो पसंदीदा है। देखिए अंदर आए रोज जो ड्रामे होते हैं ना, इनको भी लोगों ने बेनकाब किया। अब जो मर्जी कर लें, जरदारी साहब को सदर बना दे, शहबाज शरीफ को पीएम बना दे, बिलावल को फिर वजीर खारजा बना दे, लोगों को इससे कोई कंसर्न नहीं। लोग एक सवाल करते हैं हमारे वोट के साथ क्या हुआ? तो जो वोट को इज्जत दो का नारा था, उन्होंने जिस वोट को बोले ही ना बोले, आप देख रहे हैं जिस तरह से बाहर लोग बोल रहे हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो चीजें भी हम सबके सामने है। तो अच्छा इतने आसमा, जहाज भर भर आसमा के मुझे आबादी के यहाँ मुल्कों पर के दौरे कर आसमा देंगे, मुझे ये आरजी है। आस, आसमा मुझे यहाँ पर बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी इस टाइम तक सामने आ रही है, पहले बड़ा डिले किया बैरिस्टर गौहर ने, धांधली वाले हलकों में, हल्के क्या बहुत बड़े लेवल पे मैनेज हुई है सीट सारी, हम सब जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है। सो बैरिस्टर गौहर की जानिब से पहले भी डिले किया गया, अब तो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर को सामने ला रही है चेयरमैन के तौर पर, ये फैसला हुआ है। लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है स्ट्रेटजी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी तक की है, ये इस पर आप क्या कहेंगी? ये मामला ट्रिब्यूनल्स तक तो जाएंगे, मामला तो डिले होंगे, लेकिन आपको लगता है कि स्ट्रेटजी उनकी ओवरऑल ठीक है अभी तक? देखिए बिल्कुल, बैरिस्टर गौहर भी इमरान खान की चॉइस थे और अली जफर साहब को भी अगर सामने लाया गया तो वो भी हकीकतन खान साहब की चॉइस है। देखिए ये वो पार्टी है जिसमें एक ही आदमी है जिसका फैसला माना भी जाता है और सुना भी जाता है और लोग भी उस पर यकीन करते हैं। देखिए अब अगर इमरान खान के लोगों को, अगर मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाऊं, वोट दिया, अभी हम जैसे बात करें चिमटा बैंगन वाले लोग थे और उनको लोगों कैंडिडेट का नाम नहीं याद था, लेकिन उन लोग खान के नाम पे निकले, उन्होंने बिल्कुल। खान को वोट दिया, चाहे बात खड़ा था या कोई गधा गाड़ी वाला था, लोगों ने खान को वोट दिया। तो पार्टी के अंदर भी अच्छी चॉइस थी। अगर बैरिस्टर गौहर को लाए, अली जफर को लेके आए, तो वो भी उन्हीं की चॉइस है और पार्टी उसको मानती है। ये वो बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि शायद बहुत 10 किस्म की आवाजें उठे, और लोग कमिटेड है इस पार्टी के साथ। तो अभी जैसे इंटर पार्टी इलेक्शन तो देखें हर हाल में वो कराने थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था और उस पर अब उस तरह से अमल दरामद कराया जाता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, जो भी इंटर पार्टी इलेक्शन होता है, अब्दुल अजीज बाबर कहीं ना कहीं से न 3 में न 13 में और ना कोई उनका ताल्लुक वास्ता होता है, वो भी उठ के आ जाते हैं, उसको चैलेंज करते हैं और इलेक्शन कमीशन उनकी बात को सुनता है, उनको ऑन करता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट उनको ऑन करता है। तो उनको हर प्रोसेस से पीटीआई को बाहर रखने की कोशिश होती है, एक साजिश होती है। आप जो मर्जी करें, लोगों के दिलों से, लोगों के जहनों से, दिमागों से इस चीज को आप निकाल नहीं सकते। आप जितना जोर लगा लें, लोग उतना ही भरपूर तरीके आसमा, से आपने चीफ जस्टिस का जिक्र किया है, आपने चीफ जस्टिस का जिक्र किया आसमा, तो चीफ जस्टिस को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो नजर आ गए एक जमात के, लेकिन पूरे मुल्क में इलेक्शंस के नाम के ऊपर जो ड्रामा हुआ है, और फिर उसके सामने एक तरफ वो यूट्यूबर कहते हैं और फिर उन्हीं यूट्यूबर्स के सामने आके वजाहत दी उन्होंने, उस पर बताएं आप। बिल्कुल, मैंने तो उस पे एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट भी किया था। मैंने कहा कि 2 दिन पहले तो यही काजी साहब पूछ रहे थे कि नई काबीना बन गई, वजीर आजम ने हल्फ ले लिया, ये उन्होंने कोर्ट के अंदर पूछा था। और जिस दिन कमिश्नर बिल्कुल। साहब ने सुबह एलिगेशन लगाए थे कि हम बाहर खड़े होकर यूट्यूबर्स को जवाब दे रहे थे कि किस किस्म के इल्जाम हैं वो मेरे ऊपर लगाए थे, वो तो खुद को कहते हैं मैं टीवी नहीं देखता, मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, तो उस दिन उन्होंने कैसे अचानक देख लिया। और आपने बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से 15 दिन पहले एक प्रोसेस से बाहर रखा, लोगों के नर्व्स का
इम्तिहान लिया, उस जमात का इम्तिहान लिया, तो अब आपको मुल्क के अंदर धांधली धांधली, चोर चोरी, मैंडेट चोरी की आपको सदा सुनाई नहीं देती, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। बहरहाल खैर शेख अफजल बरगद साहब ने आज चैलेंज कर दिया है जो इंतखाबात में इसके रिजल्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। देखते हैं काजी साहब इस हवाले से क्या फैसला लेते हैं, क्या वाकई वो टीवी उन्होंने देखा, खबरें उनकी नजर से गुजरी, या सोशल मीडिया को उन्होंने मॉनिटर किया, जैसे जो कमिश्नर साहब थे वो आए, उनके बयान को उन्होंने फौरन सुन लिया। तो क्या लोगों के इस तरह के बयान को अगर उन्होंने नोटिस किया, बहरहाल वो कहते हैं वो मीडिया नहीं देखते, वो टीवी नहीं देखते, तो हम उम्मीद करते हैं इन दिनों में कुछ उन्होंने देख लिया होगा बहुत हद तक कि पाकिस्तान की सियासत किस जानिब जा रही है। आसमा, IMF को खत लिखने वाला जो इमरान खान का फैसला है, कैसा मूव है ये, कैसा फैसला है? देखिए उन्होंने मेरे ख्याल से बयान को ज्यादा और इससे बढ़ा कोई चढ़ा के पेश किया, एक और उन्होंने उस चीज, इससे तनाजुर कोई में कहा प्रेशर था। पड़ेगा? एक और चीज, इससे कोई प्रेशर पड़ेगा? मेरे ख्याल, देखिए अगर वो उस हवाले से खत लिख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में धांधली हुई है, बेजाब्तगी हुई है, बेकायदगी हुई है, तो IMF उसको मॉनिटर करे, और जो ये स्टोलन मैंडेट वाली हुकूमत है वो उनसे उस तरह के मुआहदे ना करें। ये देखिए एक प्रेशर है और सियासी जमात का हक है, ये प्रेशर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहां तक बात है IMF की, वो हमेशा निगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं उस सिटिंग गवर्नमेंट के साथ जो उस वक्त हुकूमत में होती है। तो चाहे वो स्टोलन मैंडेट वाली है या धांधली ज्यादा, वो आके उन्हीं से बात करेंगे। लेकिन एक बात हम आपको याद दिलाते चले, जमान पार्क में यही IMF का डेलीगेशन आया था, शाह महमूद कुरैशी उस मीटिंग में मौजूद थे, और जो जूम पे मीटिंग हुई थी उसमें हमार नजर थे, शिबली फराज थे, और बाकी की जमात के काफी अरकान थे, उन्होंने उसको ज्वाइन किया। और IMF ने एक कमिटमेंट की थी कि जब हम पाकिस्तान को कर्ज देंगे, बेस पे देंगे कि आप लोगों की सपोर्ट होगी, और खान साहब ने उस चीज को सपोर्ट किया था। अब देखिए अगर इलेक्शन के अंदर कोई याद दहानी कराते हैं कि जिस हुकूमत के साथ आप मुआहदे करने जा रहे हैं, उनके पास तो आवाम का मैंडेट नहीं है, तो मेरे ख्याल से कोई नॉट बिग डील, इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको अपनी मर्जी के मुताबिक इसको मीडिया पे नशर किया जा रहा है, अपनी मर्जी के मुताबिक इसके जो है खबरें तब से तजिए बनाए जा रहे हैं। सिंपल इज दैट, वो बात कर रहे हैं कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया, और IMF उस हुकूमत पे ट्रस्ट कैसे कर सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि IMF इस हवाले से इतना डीपी जाएगा। जाहिर बात है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्शंस होते हैं, और जो भी वायदे होते हैं वो सिटिंग गवर्नमेंट है, चाहे वो चोर है, चाहे डाकू है, या किसी मैंडेट के साथ आई है, या देखिए मार्शल लॉ में भी तो होते रहे एग्रीमेंट्स, उस वक्त तो आवाम की हिमायत नहीं आ सकती, तो उस वक्त भी तो IMF पैसे देता रहा। तो ऐसी बात नहीं है कि IMF के कहने पे आके पैसे नहीं देगा, IMF जरूर पैसे देगा, उनका अपना फायदा है, वो आपको अपने मफाद में रखना चाहते हैं, आपको उस धन चक्कर में चलाना चाहते हैं, उनके भी अपने मफादात आपके साथ वाबस्ता हैं, और वो इसी तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कंट्रोल करते हैं अपनी पॉलिसी से, अपने पैसे से, और कभी भी हम फिर उनके सामने सर नहीं आसमा, उठा सकते, बिकॉज जिस आप तरीके से देख बुशरा सकते हैं बीबी हम वाला मामला, बात। ठीक है आसमा, आपका पॉइंट आ गया। जिस तरह से बुशरा बीबी वाला मामला चलाया जा रहा है, और जिस तरीके से उन्हें जानबूझ के फोर्सफुली रखा जा रहा है, अडियाला जेल को जाना चाहती है, लेकिन उन्हें फिर भी सब जेल करार देकर बनी गाला में रखा हुआ है, और फिर उनकी तबीयत के हवाले से और तमाम तर जो खबरें वो आपको भी पता होंगी डेफिनेटली। ये क्या दुरुस्त रवैया है इस टाइम रियासत का, या कुछ शख्सियात का जो रियासत को कंट्रोल किए हुए हैं? देखिए खान साहब को वो तोड़ना चाह रहा था अडियाला से बनी गाला, तो उन्होंने कहा था मैं खान साहब की कमजोरी नहीं बन। तो आज भी मैं देख रही थी जेल में उनकी पहली बार मुलाकात हुई है खान साहब से, उन्होंने गिफ्ट की है, एक बुक दी है, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अवाम के लिए, उन्हें एक मकसद के लिए सारी उम्र जेलों में गुजार सकते हैं। तो ये तोड़ने की कोशिश थी कि शायद वो खान साहब की स्ट्रेंथ है और उनको तोड़ा जाए। आप देख सकते हैं किस तरह के फैसले आ गए, इधर के फैसले आ गए जो तारीख में, इंसानी इस्लामी तारीख में इस तरह के फैसले आपने नहीं सुने होंगे या देखे होंगे, वो उनकी जात के बारे में फैसले आ गए। तो बहरहाल वो खान को तोड़ना चाहते थे, लेकिन शायद उन्होंने कमजोरी बन के नहीं दिखाया। लेकिन अब जो उनके हवाले से खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि उनको खाना कुछ जहर आलूद दिया जा रहा है जिसमें तेजाब मिलाया गया, और उनके गले में उस इरिटेशन हो रही है, या वो खाना उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो ये मुतालबा किया गया कि मेडिकल डॉक्टर्स जो है उनकी टीम आए और उनको विजिट करे। तो प्रेशर रखने की कोशिश की गई खान साहब पे, और उनको लगता था शायद वो वादा माफ गवाह बन जाएंगी या उनके खिलाफ वो भी कोई गवाही दे देगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये देखिए प्रेशर टैक्टिक्स हैं, इसी तरह होता है। आपने किसी को तोड़ना हो, देखिए आपने पार्टी तो तोड़ दी, क्या होगा, उसकी जगह सफाई होगी, पार्टी में नए लोग आ गए जिन्होंने जगह ले ली, रिप्लेस कर ली। कहाँ है जो बड़े बड़े नाम, बिग शॉट्स थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, वो शायद खान साहब के साथ ही वाबस्ता थे और उस नजरिए के साथ। आज उनको शायद कुछ जानता भी नहीं, और वो घरों में महबूस है, वो बाहर निकले तो लोग जिस तरह उनका इस्तेमाल करें, आप हम सबके सामने होगा। तो ये सूरत हाल है। और अगर बुशरा बीबी को वो तोड़ना चाहते थे, लेकिन वो भी आयरन लेडी साबित हुई है, तो अभी तक तो वो कमिटेड है खान साहब के साथ। तो आगे देखते हैं मामला को ये किस जानिब ले जाएंगे।
आसमा, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, ये जो बंदूकों के साए तले पंजाब असेंबली का इजलास करवाने की कोशिश की जा रही है, क्या इसी बंदूकों के साए तले इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ हर बार पंजाब असेंबली का इजलास होगा? हर बार वहां की एक जो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनकी सीटें ऑब्वियसली ली गई हैं, हर बार उस जमात को इस तरीके से इजलास में शिरकत नहीं करने दी जाएगी, ऐसा आपको लग रहा है? मतलब पंजाब का क्या मंजरनामा है आपके आगे? ये देखिए, मुझे तो बड़ा खौफनाक मंजरनामा दिखाई दे रहा है। अगर पंजाब की आप मुझसे बात कर रही हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, अगर पंजाब में मजामत होती है तो पूरे पाकिस्तान में मजामत दिखती है। पंजाब अगर डिस्टेबलाइज होता है तो आपका मरकज डिस्टेबलाइज होता है। पंजाब में अनरेस्ट होता है तो आपके मरकज में भी अनरेस्ट होता है। लेकिन सबसे बड़ा मेजोरिटी सूबा, यहाँ से सीटें लेके आप असेंबली में जाते हैं, नेशनल असेंबली में मेजोरिटी सीट्स आपकी यहाँ से आती है। अगर पंजाब असेंबली के अंदर जैसे आज बंदूकों के साए में आप भी बात कर रही हैं, अराकीन गए तो कंपेल हुई, तो अभी तो देखिए हमें हुकूमत नहीं मिली। जिस दिन हुकूमत मिल गई तो एक तो चादर और चार दीवारी का जो है कॉन्सेप्ट होता है उसको भी ये पामाल करेंगे, जबरदस्ती आईनी हाथों से अपने मुखालफिन के साथ निपटेंगे। आपको भरपूर तादाद में इनके मुखालफिन है वो जेलों में दिखाई देंगे, और ऐसा ये क्रैक डाउन करेंगे कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। शायद लोग डिक्टेटर्स को भूल जाए, ये उनके नजदीक ऐसा एलिमेंट ही नहीं है कि उनको माफ कर दें, आप कारकर्दगी पर फोकस करें। क्योंकि यही शहबाज शरीफ साहब है जो कहते थे मैं आसिफ जरदारी को मीनार पाकिस्तान के चौक पे, लक्ष्मी चौक पे फांसी के फंदे पे लटकाऊंगा, और आज वही सदर पाकिस्तान होंगे और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।